हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रूड लॉरेंज थ्योरी पढ़ी थी। आज हम बात करते हैं सोमरफील्ड थ्योरी की। तो 1928 में सोमरफील्ड थे। उन्होंने ड्रूड लॉरेंज थ्योरी में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने का प्रयास किया, और उस प्रयास के तौर पर उन्होंने एक तो पाउली का अपवर्जन नियम और दूसरा फर्मी डिराक वितरण फलन का उपयोग करते हुए धातुओं के लिए विद्युत चालकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने कुछ क्या माने थे, पोस्टुलेट्स माने थे, जो कौन कौन से थे वो हम देखेंगे। और इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इसके अभिगृहित क्या है, और उसके बाद हम दूसरा देखेंगे फर्मी ऊर्जा क्या होती है, और फर्मी डिराक वितरण फलन पर ताप का प्रभाव देखेंगे, और तीसरा हम देखेंगे इसमें वो रहेगा हमारा फिर विद्युत चालकता। तो आज के लेक्चर में हम इसके अभिगृहित देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे ऊर्जा अवस्था घनत्व। क्यों देखेंगे? क्योंकि जो फर्मी थे, सोमरफील्ड थे, उन्होंने जो अभिगृहित लिए थे, अजम्पशन लिए थे, उनके अंदर उन्होंने फर्मी डिराक वितरण फलन का उपयोग किया था, जिसके अंदर हमें फर्मी या ऊर्जा अवस्था घनत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस थ्योरी के अभिगृहित कौन कौन से थे, पोस्टुलेट्स कौन कौन से थे। पोस्टुलेट्स ऑफ सोमरफील्ड थ्योरी। इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट है। सबसे पहले इन्होंने माना इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा विविक्त है। ठीक है। दूसरा इन्होंने माना एक ही ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तीसरा इन्होंने माना एक ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनकी स्टेट सेम हो, अर्थात एक तरंग फलन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरंग फलन होगा, एक स्टेट होगी, और वो सेम स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। तीसरा इन्होंने माना कि ठोस में विभव का मान क्या होता है, नियत होता है। विभव का मान नियत होता है। अगर विभव नियत होगा तो क्या होगा, क्या फायदा है उसका? क्योंकि इन्होंने मान लिया V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट। इसका अगर मैं डेरिवेटिव कर दूं माइनस dV अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये dV अपॉन dx किस चीज को बताता है, फोर्स को। इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल कांस्टेंट है इसलिए फोर्स 0 है, फोर्स 0 मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया है। चौथा इन्होंने क्या माना, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने माना कि इलेक्ट्रॉन है वो धातु की सतह से बाहर भी नहीं आ सकते। इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर नहीं आ सकते। बाहर नहीं आ सकते इसका मतलब क्या है, धातु की सतह पे कोई न कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन है वो बाहर नहीं निकल पाता है। उस फोर्स का नाम क्या था, पृष्ठ विभव, या फिर इसको हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। धातु की पृष्ठ पर पोटेंशियल बैरियर विभव रोधिका पाई जाती है, विभव रोधिका।
और ये विभवरोधिका क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर नहीं आने देती है। और पोटेंशियल बैरियर अगर जहां आ गया, इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो दीवारों के बीच में है, इसका मतलब क्या है, वो बैरियर है। और अगर हम धातु की बात करते हैं तो वो क्या है, एक 3 डायमेंशनल है। धातु क्या है, 3 डायमेंशनल है। और उस 3 डायमेंशनल के प्रत्येक सरफेस पे क्या है, एक बैरियर लगा हुआ है। इसका मतलब उसको हम क्या मान सकते हैं, एक त्रिविमीय बॉक्स की तरह मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, त्रिविमीय बॉक्स की तरह हम मान सकते हैं। और अंतिम इन्होंने माना, जो अजम्पशन था इनका, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी डिराक वितरण फलन का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं, फर्मी डिराक वितरण फलन का पालन करते हैं। और जो वितरण फलन है वो क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1। इस वितरण फलन का पालन करते हैं, जो किस चीज को बताता है, ये ई ऊर्जा अवस्था में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को बताता है। क्या बताता है, ई ऊर्जा अवस्था में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को ये ऊर्जा वितरण फलन बताता है। तो इन अजम्पशंस का यूज करते हुए सोमरफेल्ड ने क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा अवस्था घनत्व निकाला। क्या निकाला, ऊर्जा अवस्था घनत्व निकाला। जिसको हम निकालते हैं वो कैसे निकाला उन्होंने, ऊर्जा अवस्था घनत्व। देखो अभी हमने जो अजम्पशन देखे थे या पोस्टुलेट्स देखे थे, उनके अंदर इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन है वो धातु के अंदर इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे वो किसी त्रिविमीय बॉक्स के अंदर हो। अर्थात इस टाइप का अगर कोई 3 डायमेंशनल बॉक्स है तो उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस 3 डायमेंशनल बॉक्स में ट्रेवल करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई क्या होगा, वो आएगा 2 अपॉन ए की पावर 3/2 साइन n1 पाई x अपॉन ए साइन n2 पाई y अपॉन ए और साइन n3 पाई x अपॉन ए, जहां ए क्या है, उस विभव बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अर्थात ए भुजा का एक बॉक्स है वो मान लिया गया है और उस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन क्या होगा, ये होगा। अब इस तरंग फलन के संगत इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई है वो कितनी आएगी, वो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आएगी हमारी h² अपॉन 8ma² इंटू n1² प्लस n2² प्लस n3²। अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E है वो किस पे डिपेंड कर रही है, n1 n2 n3। और n1 n2 n3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। n1 n2 n3 हमारे क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ है कि E क्या बता रहा है, ऊर्जा को। अर्थात मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी स्टेट में, तो उस एनर्जी स्टेट, इस ऊर्जा अवस्था में उसकी ऊर्जा कितनी है, ये ऊर्जा है। और वो किन चीजों पे निर्भर कर रही है, n1 n2 n3। इसका मतलब क्या है, इन n1 n2 n3 का एक सेट, n1 n2 एवं n3 का एक समुच्चय किसको बताता है, एक ऊर्जा अवस्था को बताता है। बताता है कि नहीं बताता,
हमें क्या चाहिए? ऊर्जा अवस्था घनत्व चाहिए। मतलब इस टाइप की ऊर्जा है जो ई एनर्जी की एक लेवल है, इनकी डेंसिटी कितनी है। तो ऊर्जा अवस्था घनत्व को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है जिसका आयतन क्या है, ए क्यूब है, क्योंकि ये क्यूबिक है तो इसका आयतन कितना हो गया, ए क्यूब। अब इसकी जो एनर्जी लेवल है, मान लेते हैं इस बॉक्स के अंदर जो एनर्जी का जो गैप है वो कितना है, डीई है। वो गैप कितना है, डीई, अर्थात यहाँ पे एनर्जी है इस लेवल की ई है और इस एनर्जी लेवल की ई प्लस डीई है, तो ये जो गैप कितना हो गया, डीई हो गया। अब इसके अंदर जो लेवल्स हैं वो कितने हैं, मान लेते हैं हम कितने हैं, डी एन लेवल है। कितने लेवल है, डी एन लेवल है। तो जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, डेंसिटी ऑफ स्टेट ऊर्जा अवस्था घनत्व है, उसको अगर मैं जेड ई से रिप्रेजेंट करता हूं तो वो क्या आएगा हमारा, वो आ जाएगा डी एन अपॉन डी ई और 1 अपॉन ए क्यूब। अर्थात ऊर्जा अवस्था घनत्व क्या हुआ, प्रति ऊर्जा प्रास प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या। अर्थात एकांक आयतन और एकांक ऊर्जा प्रास में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या क्या कहलाती है, हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट कहलाती है। तो अब हमारा मकसद क्या हुआ, अब हमारा मकसद है कि अगर हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए तो हमें डीएन चाहिए। क्या चाहिए, डीएन, ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या चाहिए। तो इन ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं जिसकी अक्ष है वो x1, x एक्सिस पे n1 है, y एक्सिस पे n2 है और z एक्सिस पे क्या है हमारा, n3 है। अब इस समीकरण को देख के अगर मैं लिख दूं इसको E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, तो यहां से हमें पता चलेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर। और हम ये भी देख चुके हैं n1 n2 n3 का एक समुच्चय किसको बता रहा है, एक ऊर्जा अवस्था को। और ये समीकरण किसकी है, गोले की समीकरण है कि नहीं है, गोले की समीकरण है। इसका मतलब इस सरफेस पे, इस निर्देश तंत्र में n1 n2 n3 की स्क्वायर और ये n स्क्वायर के बराबर है, जो क्या है, इस गोले की त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है, वो एक गोले का समीकरण बनेगी। तो ये हमारा इस टाइप से क्या बनेगा, एक गोला बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमारा एक गोला बन गया है जहां ये क्या है, इस गोले की त्रिज्या n। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो इस गोले के अंदर n1 n2 n3 का एक समुच्चय क्या बताएगा, इसके अंदर किसी पॉइंट को बताएगा। मान लो वो पॉइंट ये भी हो सकता है, 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 कोई पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पे भी n1 n2 n3 का कोई ना कोई एक सेट है, यहाँ पे भी कोई सेट है, यहाँ पे भी कोई सेट है। तो इसका मतलब इस गोले का प्रत्येक बिंदु है, गोले के अंदर जो बिंदु है वो एक ऊर्जा अवस्था को क्या कर रहा है, बता रहा है। हमें चाहिए इन ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी है। तो अब इसमें देखो एक कंडीशन और लगी हुई है, हमारे n1 n2 n3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब अगर इस गोले की बात करूं मैं तो इस निर्देश तंत्र के अंदर हमारी अक्ष क्या है, एक्सिस n1 n2 n3। तो ये एक्सिस हैं वो गोले के पूरे पार्ट को कवर करती हैं। तो उसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, जैसे आपने पढ़ा होगा 2 डायमेंशन के अंदर जब आप पढ़ते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा। इस वर्त के अंदर जो पहला क्वाड्रेंट है उसके अंदर अक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में अक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा हमारा, अक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां हम क्या देख रहे हैं, जो गोला था उसके 1/4 वर्त के 1/4 भाग में अगर मैं इसको n1 और इसको n2 बोलता तो n1 n2 दोनों की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। इस प्रकार से इस गोले का भी, गोले को जब हम 8 भाग में डिवाइड करेंगे तो 1/8वें भाग में
N1 N2 N3 तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब हम इसके सिर्फ 1/8 भाग में ही बिंदुओं की संख्या निकालनी है अपने को, वही हमें क्या देगा, ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या देगा। बाकी सारे तो नेगेटिव चले जाएंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारी जो 0 से n में जो ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है वो कितनी आएगी, वो निकाल लेते हैं अपन। जीरो से n तक ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी आएगी, इस गोले के आयतन में कितने पॉइंट है उनसे पता चल जाएगा। इज इक्वल टू 1/8 इंटू गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई n क्यूब। होता है कि नहीं होता है, होता है या नहीं। ये हमें इस पार्ट में 0 से लेके n तक में कितने पॉइंट्स हैं जिनके लिए N1 N2 N3 पॉजिटिव है, और वो प्रत्येक पॉइंट हमें किसको बता रहा है, एक ऊर्जा अवस्था को। तो यहां से ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या आ जाएगी। अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण क्वांटम संख्या भी होती है, अर्थात एक पॉजिटिव स्पिन और एक नेगेटिव स्पिन। तो अगर चक्रण अवस्था को शामिल करें, चक्रण अवस्था को शामिल हम करते हैं तो ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, क्योंकि स्पिन स्टेट कितनी होती है, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है, या फिर जिसको हम एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ बोल सकते हैं। तो ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, ये जितनी आई उनको 2 से गुणा कर दें, 2/8 4/3 पाई n क्यूब। आएगा कि नहीं आएगा, इसको हम काट देते हैं, जितना कट रहा है तो कितना आ गया, 1/3 पाई n क्यूब। ये क्या आ गई है हमारी ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या dn आ गई है, यही चाहिए थी अपने को। अब इस फॉर्मूले से हम कहां तक पहुंच जाएंगे, डेंसिटी ऑफ स्टेट तक पहुंच जाएंगे। अब देखो हमने क्या माना था, एक रिलेशन निकाला था, E इज इक्वल टू क्या था हमारा, n² h²/8m² था कि नहीं था। यहां से हमने E निकाल लिया और ये फॉर्मूला आ गया। ये क्या है हमारा, सॉरी ये n है हमारा, dn नहीं है, क्योंकि 0 से n तक है ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है। अगर हमें एक प्रास में चाहिए, जैसे ये n है इस तक और इस रीजन में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या चाहिए, तो हम क्या करें, जो आया है उसका अवकलन कर दें, तो वो कितना आ जाएगा, dn इज इक्वल टू 1/3 पाई n की क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3n² dn, अर्थात dn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, पाई n² इंटू dn। ये हमें E एवं E प्लस DE ऊर्जा प्रास में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, जबकि ये क्या थी, ये 0 से E ऊर्जा प्रास में अवस्थाओं की संख्या थी कि नहीं थी। 0 से n किया है, इसका मतलब E हो जाएगा, और E एवं E प्लस DA की मदद करेंगे तो dn इज इक्वल टू पाई n² dn आ गया। अब हमें क्या करना है, n और dn की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, तो यहां से निकाल लो वैल्यू n² की। n² इज इक्वल टू क्या है, 8ma² इंटू E। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √8m/h² E की पावर 1/2, यही आएगा क्या, n की वैल्यू। ये n की वैल्यू यहां रख लेते हैं अपन, तो dn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, पाई इंटू n² की वैल्यू कितनी है, 8ma²/h² इंटू E, और इंटू d ऑफ n की वैल्यू कितनी है, 8ma²/h², सॉरी h है, ये h क्रॉस नहीं है, h² की पावर 1/2 और E की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं अपन, कितना आता है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा dn इज इक्वल टू पाई,
ठीक है, 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर e इंटू, ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, सिर्फ वेरिएबल कौन है, e है, तो इसको बाहर निकाल लें अपन, 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 1/2 हो गई, और d ऑफ e की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई इंटू 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर की पावर, एक तो ये रहा, आधा ये रहा, कितनी हो गई 3/2 इंटू ई डॉट, ई की पावर 1/2 का अवकलन करना है। अक्स की पावर 1/2 का अवकलन क्या होता है, 1/2 अक्स की पावर 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 अक्स की पावर माइनस 1/2, यही तो होता है। तो ई की पावर 1/2 का अवकलन कितना हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा हमारा 1/2 ई की पावर माइनस 1/2 और क्या आ जाएगा, डी ई आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इज इक्वल टू पाई 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर प्लस 1 और माइनस आधा, कितना, इधर भी 2, ये 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कितना बच गया, e की पावर प्लस 1/2 इंटू डी, ये क्या आ गई अपनी नंबर ऑफ स्टेट्स आ गई, किसके अंदर, इस रेंज में आ गई, अर्थात E एवं E प्लस DE रेंज में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ स्टेट चाहिए, तो फॉर्मूले में हम क्या कर देते हैं, मान रख देते हैं, हमें क्या मिल जाएगी, डेंसिटी ऑफ स्टेट मिल जाएगी। फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, डेंसिटी ऑफ स्टेट जेड ई इज इक्वल टू हमने लिखा था dn अपॉन डी डॉट 1/a³, यही था क्या फॉर्मूला, मान रख दो, जेड ई इज इक्वल टू dn की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 2 8m a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर 1/2 de अपॉन de और a³, ये क्या आ जाएगी हमारी डेंसिटी ऑफ स्टेट, इज इक्वल टू, देखो ये a स्क्वायर है और a की पावर 3/2 है बाहर, इसका मतलब ये कटेगा तो a³ बनेगा, तो a³ बनेगा तो a³ नीचे भी है, कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या आ गया, पाई अपॉन 2 8m अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर 1/2, ये हमारे पास क्या आ गई, डेंसिटी ऑफ स्टेट आ गई है, क्या आ गई है, ऊर्जा अवस्था घनत्व आ गया है। ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब हम विद्युत चालकता निकालेंगे उस समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा फर्मी एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्मी ऊर्जा और फर्मी डिराक वितरण फलन पे ताप का क्या प्रभाव होता है वो देखेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम क्या निकाल लेंगे, विद्युत चालकता निकाल लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, और सोमरफील्ड ने क्या किया था, अज्यूम किया था कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे तो उनकी डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या आएगी, ये आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालिए, कितनी होती हैं, किन पे डिपेंड करती हैं। हाँ, तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर इसका आप ग्राफ खींचोगे जेड ई और एनर्जी के बीच में अगर आप ग्राफ खींचते हो तो ये देखो जेड ई है वो किसके आ रहा है, जेड ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 1/2 है। तो ये ग्राफ इसका किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार का ग्राफ आएगा, अर्थात डेंसिटी ऑफ स्टेट ऊर्जा बढ़ने के साथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, डेंसिटी ऑफ स्टेट ऊर्जा अवस्था घनत्व, ऊर्जा का मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि भाई अपने अभी देखा था हमने कि ऊर्जा अवस्था घनत्व क्या बता रहा है कि एक एकांक एनर्जी इंटरवल में कितनी स्टेट्स हैं, और ये कह रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है डेंसिटी ऑफ स्टेट बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, जब एनर्जी कम है तो एनर्जी लेवल दूर दूर है, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है लेवल्स के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए देखो इस एनर्जी पे डेंसिटी ऑफ स्टेट निकालें अपन इस रेंज में तो कितने लेवल हैं, 2 ही है, जबकि इसके अंदर निकालेंगे तो कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है लेवल्स के बीच की स्पेसिंग क्या हो रही है, घट रही है। इसलिए एनर्जी के साथ डेंसिटी ऑफ स्टेट का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।